Hello student, good morning. Today we are going to start our new lesson, chapter number 10th. It's regarding perfect competition and profit maximization. All producers equilibrium under perfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता जो मिलती है उसके बारे में और जो हमारा लाभ कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उससे रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता आ गई, लाभ ज़्यादा करना। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक जो होते हैं वो संतुलन की स्थिति में कैसे होते हैं, इस चीज़ के बारे में देखिए। इस चीज़ को हम करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो समथिंग अबाउट व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। देखिए इस जैसे लेसन में दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन क्या है। ये कहता है कि देखिए इसने इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले रखा है कि भाई इंडियन जो रेलवे है वह पूर्ण प्रतियोगिता जो नियंत्रण है वो सरकार के हाथ में, तो सरकार का उसके ऊपर एक अधिकार है। पर आज के टाइम में हम देख रहे हैं सरकार ने कुछ जो हमारा रेलवे का पार्ट है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। अब पूरा कंट्रोल सरकार का नहीं है, वैसे सरकार कंट्रोल करेगी पर जिसके प्राइस थोड़ा बहुत है जैसे उसके किसका रहेगा, जो प्राइवेट हाथ में दिया गया है उसका कंट्रोल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रेट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। मोनोपोली हो गया ना इस कारण से, क्योंकि उसके लिए और कंपटीशन में कोई और है नहीं, इसीलिए वो उनका रेट ज़्यादा करेंगे। जैसे कि कल परसों ही फेसबुक पे जैसे आया हुआ था सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म टिकट का आया था पुणे रेलवे स्टेशन का कि 50 रुपीज़। कहाँ हम जब दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे सिर्फ 5 रुपये लगते थे और आज वो 50 मतलब 10 गुना उसका रेट कर दिया। तो इसी चीज़ के बारे में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दे दिया है जैसे सरकार ने प्राइवेट हाथों में रेलवे को, तो उसका इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट है उसका। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये हमारा चैप्टर है, देखिए अपने मेन टॉपिक पे आता है। जो ये हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, परफेक्ट कंपटीशन से। ये परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, ठीक है। तो सरकार इसी में ही बताया गया कि रेलवे है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं आता, सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार जनता को देखते हुए उसका रेट कम ही रखते हैं, कीमत ढांचा जो होता है प्राइस स्ट्रक्चर का नियंत्रण करती है, ज़्यादा कीमत नहीं रखती। अब कहते हैं बाज़ार की ऐसी स्थिति या स्ट्रक्चर जहाँ पर एकाधिकार के बिल्कुल ही विपरीत स्थिति हो। मतलब कि एकाधिकार में क्या होता है, जो रेट डिसाइड करने वाला प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादन कर रहा है वो ही अपना रेट डिसाइड करेगा। जैसे बिजली है, बिजली बोर्ड वाले अपना डिसाइड कर देते, सरकार इतना भी बिजली के पैसे लगेंगे यूनिट पर यूनिट। तो उसी तरह से पर जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करने वाला होता है, वो रेट डिसाइड नहीं कर सकता। रेट क्या डिसाइड करता है, रेट जो होता है, देखिए जो रेट है हमारे वो कौन डिसाइड करेगा, वस्तु के जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वस्तु की रेट जो डिसाइड होगा वो किससे, पूर्ति और मांग, दो तत्व है इनके, देखिए इनके द्वारा रेट डिसाइड होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में इसको आप एक डायग्राम के जरिए बता सकते हैं। देखिए डायग्राम के जरिए बता सकते हैं। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता किस पे डिपेंड करती है, मांग तथा पूर्ति, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ पर मांग और पूर्ति इक्वल होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगी, उसी पे कीमत डिसाइड है। अगर देखिए मांग ज़्यादा किस वस्तु की तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, मांग ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, कीमत भी ज़्यादा। मांग अगर कम हो रही है तो कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पर कुछ एक बाद होते हैं जहाँ पर मांग का इफेक्ट नहीं पड़ता कीमत के ऊपर। ठीक है, फिर आगे देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसी स्थिति जहाँ पर जिसमें एक वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और जो विक्रेता होता है मतलब कि चीज़ें बेचने वाला होता है उसका कीमत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। ठीक है, यह एक आदर्श स्थिति है, हर कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं बेचने वाले। कैसे करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं चीज़ को, तो उसकी शॉर्टेज आती है। जैसे कि फ्रूट्स में होता है शॉर्टेज आ जाती है, प्याज की देखते हो हर साल, तो उस शॉर्टेज आती है, तो उसका कारण क्या होता है, वो स्टॉक कर लेते हैं। जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं तो वो स्टोर कर लेते हैं, तो उसके कारण उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, शॉर्टेज आ जाती है। ठीक है, अब आता है इसकी विशेषताएं। कुछ विशेषताएं होती है पूर्ण प्रतियोगिता की, तो सबसे पहले इसने क्या बता रखी है, देखिए विशेषताओं में क्या क्या शर्तें हैं।
सबसे पहले तो फर्मा तथा विक्रेताओं के, देखो फर्म बहुत सारी होती है। जैसे कि आप एक साबुन का एग्जांपल ले लीजिए, सोप का, तो उसमें देखिए लक्स की, ब्रिस की, डॉव की, उसकी क्या नाम है, लाइफ बॉय की, सिंथॉल, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, विक्रेता बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसकी है क्रेताओं की संख्या ज़्यादा होना। देखिए क्रेताओं की संख्या ज़्यादा, इसमें एक मिनट, पेज ऊपर नीचे हो रहा है। क्रेताओं की संख्या ज़्यादा, देखिए क्रेताओं की संख्या, देखिए अब जो साबुन का ही मैंने एग्जांपल बताया, इसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं। ये लक्स को भी ख़रीदने वाले बहुत होंगे, डब को भी ख़रीदने वाले बहुत होंगे, तभी तो मार्केट में चलती हैं। अगर ख़रीदने वाले कम होंगे तो मार्केट में चलेगी नहीं वो चीज़। तो क्रेता भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक समान वस्तु तो समरूप वस्तु, वस्तुएँ एक समान होती है, समान रूप वाली होती है। मतलब साबुन है तो साबुन ही होगी, नहाने की साबुन है, बाथिंग सोप है, या जो तुम्हारे क्या नाम है उसके लिए अब लिक्विड आता है हैंड वॉश के लिए, तो वो भी बहुत सारे कंपनीज़ के होते हैं। समान है ना, कंपैरिजन उनका, मतलब वैसे कुछ एक चीज़ें स्मेल वगैरह थोड़ी सी अलग होती है, पर है तो जो नेचर है वो है तो सेम ही, होमोजीनियस ही है, ठीक है। फिर होता है पूर्ण ज्ञान। ये कहते हैं क्रेता और विक्रेताओं का पूरा कीमत का पता होता है, ठीक है। पूर्ण ज्ञान, कीमत के बारे में पूरी जानकारी होता है। क्रेता को भी पता होता है भाई ये चीज़ कितने में मिल रही है बाज़ार के अंदर, और विक्रेता को भी पता होता है, ठीक है। फर्मों का प्रवेश व छोड़ना, ये कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आसानी से मार्केट में आ सकती है, कोई भी फर्म बाहर छोड़कर जा सकती है, पूरा कंट्रोल होता है, फ्री होती है। स्वतंत्र निर्णय और प्रतिबंधों का अभाव, ये कहता है कि कोई भी कंपनी या मार्केट में कोई भी कंपनी जो होती है अपने अकॉर्डिंग रेट डिसाइड नहीं कर सकती, भाई मैं कितने रुपए लेना चाहूँगी। अगर मान लो किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये चल रही है मार्केट में, वो 10 रुपये ही ले सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकती, ठीक है। इसी तरह कोई विक्रेता अगर ये वो जो खरीदने वाला है वो ये सोचता है मैं सामान खरीद रहा हूँ, 15 की चीज़ें मुझे 10 में मिल जाए, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रचलित रेट है वही मिलेगा हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी, इसमें कहता है कि इसमें वस्तु बाजार तथा साधन में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। क्या कारण है, उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं, ठीक है। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तु खरीदेगा जहाँ वस्तु सस्ती मिलेगी। अब जैसे कोई होलसेलर है, अगर वो कंपनी से किसी से माल खरीदता है तो वो उसी कंपनी से माल खरीदेगा जो उसको कम रेट पे देगा। ये क्रेता उसी दुकान से सामान खरीद के लेके आए जो आपको कम रेट पे देंगे। आप जाते हो, एक बार जाते हो कोई सामान खरीदने, पर वो बंदा रेट लगा देता है, आप दूसरी दुकान पे जाते पता करते रेट क्या है। अगर वो पहले वाला ज़्यादा रेट ले रहा है तो आप दूसरी पे लोगे, ठीक है ना। अगर वो दूसरी वाला ज़्यादा रेट ले तो आप पहले वाले पे चले जाएगी। इसमें मोबिलिटी होती है, पूर्ण गतिशीलता होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, इसका क्या कहता है, अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। यातायात लागत की देखिए, जो ये एरिया होता है ना, जैसे अब मार्केट है, अपने सिरसा की ले लीजिए जैसे, तो हम स्पेशल, ये तो है नहीं एक स्पेशल दुकान के लिए जाते हैं, कई बार मार्केट में जाते हैं, वही सामान हमने लेना होता है, 4-5 दुकानें इकट्ठी होती हैं, उसमें से ले लेते हैं। या फिर क्या होता है, इसका एक एग्जांपल और से देखते हैं, जैसे अब दिल्ली से सामान कोई मंगवाता है, ठीक है, दुकानदार, तो वो ऑर्डर दे देता है इतना सामान मंगवाना है, वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट आ रहा होता है उसी में उनका सामान भेज दिया जाता है, उनके लिए अलग से कोई उनको अपना व्हीकल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद समान औसत आगम, ठीक है, और औसत आगम और सीमांत आगम भी समान होती है, मतलब कि जितना रेट सबको बराबर का सही रेट मिलता है, कि ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में इस तरह का कर्व बना हुआ होता है, देखिए ये जैसे हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है, और ये हमारी रिवेन्यू, ठीक है। तो ये जो हमारी क्या है, इसकी बोलेंगे इसको एवरेज कर्व, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो सेम होती है इसके अंदर, भाई कोई अंतर नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता का ये बनता ही है, और प्राइस भी सेम ही होता है, भाई जो प्राइस होगा वो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू सेम होगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। आगे देखिए पेज नंबर इसका आता है अधिकतम लाभ उत्पादक का मुख्य उद्देश्य। ये देखिए अधिकतम लाभ उत्पादक का मुख्य उद्देश्य तथा उनके संतुलन की स्थिति। देखिए अधिकतम, देखिए लाभ जो अधिकतम है वो उत्पादक का, तो देखिए जो भी कोई बेचने वाला सामान है, अदरवाइज अगर मैं भी कोई सामान अगर सेल करते हैं तो मेरा भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है।
तो उसके साथ ही संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि एक उत्पादक वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन इसलिए करता है कि जिससे कि उसकी बिक्री द्वारा उसे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, और उसके बाद कहता है लागत वो अपने उत्पादन तथा वस्तु और सेवाओं की बिक्री से जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है उसे आगम कहा जाता है। और जब उस आगम में से हम अपनी जो लागत है उसको घटा देते हैं, ठीक है, जो बचता है वो कुल आय कहा जाता है, उसे रेवेन्यू कह दिया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि अब देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक उत्पादन ने 500 कॉपी बिक्री की से 2500 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 500 कॉपी का कुल आगम कितनी हो गई? 25 होगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि एक उत्पादक वस्तु को सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों की जो कीमत होती है अन्य लागतों को प्राप्त करने जो मोदी के जो खर्चा करता है, ठीक है, देखिए आय तो क्या हो गई, जैसे कि इसने सामान जो बेच दिया 500 कॉपी 2500 बेच दी तो आय होगी 2500 रुपये। ठीक है, अभी 2500 रुपये जो 2500 को 500 कॉपी को बनाने के लिए जो खर्चा किया गया था उसने 2000 रुपये दिए थे, वो इसकी लागत हो गई। ठीक है, तो लाभ क्या होगा? लाभ का जो हमारा मेन ये फार्मूला है, देखिए कुल आगम कितनी 2500, कुल लागत कितनी 2000, जब इसमें से घटा देंगे तो हमारी आय हो जाएगी। इधर आय हमारी कितनी हो गई है? 500 रुपये आ गई ना, 2500 में से 2000 घटा दी तो 500 रुपये का हमारा लाभ आ गया। कई बार हानि भी हो जाती है, टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाती है और टोटल रेवेन्यू कम हो जाती है तो हमारी क्या होती है? हानि हो जाती है। बच्चों आगे देखिए, इसके अलग अलग इसके डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है हैंसन की और मैकडोनाल्ड की। ठीक है, तो इसमें से कर लेना आप। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का फोर्थ पॉइंट है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन कैसा होता है? अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थिति। देखिए अल्पकालीन जब स्थिति है तो इस कंडीशन के अंदर काफ़ी 4 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है। इसमें क्या कहते हैं, देखिए बता भी देते हैं। इसमें अल्पकाल समय की एक छोटी अवधि होती है जिसके अंदर उत्पादक संतुलन कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में क्या। अल्पकाल में देखिए कोई दुकानदार, जैसे अभी होता है, अभी लॉकडाउन का पीरियड तो काफ़ी छोटे टाइम के अगर लगता है तो दुकानदार ये सोचते हैं कि भाई हो जाएगा 1-2 महीने में बंद, तो वो दुकान को पूरी तरह से बंद नहीं करते। और जब हमें लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा 3-4 साल तक, तो लॉन्ग टर्म साल भर तक लगा कि, तो दुकान को बंद करना ही सही समझते हैं कई बार। ठीक है, तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए ही पूर्ण प्रतियोगिता के संतुलन की स्थिति में इसके 4 पॉइंट आते हैं। सबसे देखिए इसको डिसाइड करने के लिए कुल आय विधियां हैं अलग अलग अल्पकालीन संतुलन की। ठीक है, ये कहते हैं अल्पकाल में एक प्रतियोगिता प्लांट फर्म का जो प्लांट होता है, देखो स्थिर होता है, प्लांट को हम चेंज नहीं कर सकते। यह परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होने पर ही हम अपनी इनकम को ज़्यादा कम या स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसने विधियों का प्रयोग करा है। सबसे पहले आता है कुल आगम तथा कुल लागत होती है। कुल आय कितनी है और कुल लागत है। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन के उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर लाभ अधिकतम होगा, अधिकतम लाभ, ठीक है, या फिर तथा हानि न्यूनतम होगी। ठीक है, अब लाभ अधिकतम कब होगा? जब टोटल रिवेन्यू, देखो अभी बताया था लाभ ज़्यादा कब होता है? टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो लाभ ज़्यादा होगा, और ये अल्पकाल में हो सकता है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में तो मैंने क्या बताया था, सेम रहेगी ना, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सेम रहेगी, प्राइस। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखिए इसके डायग्राम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। और देखिए इसमें ये डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें ये आउटपुट दे रखा है हमारा, देखिए अलग ही बना देते हैं इसको। आउटपुट है ये, ठीक है, ये हमारी आ जाएगा भाई जो भी हमारी रिवेन्यू होगी। ठीक है, कॉस्ट हो गई, रिवेन्यू हो गई या प्रॉफिट हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले देखिए टोटल रिवेन्यू, देखो टोटल रिवेन्यू 0 भी हो सकती है, 0 से स्टार्ट होती है ऐसे टोटल रिवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट क्या आती है? 0 कैसे? कॉस्ट उत्पादन करेंगे तो कुछ ना कुछ होएगी। ठीक है, कॉस्ट ऐसे चलती है
इसके ऐसे ला के ऊपर ऐसे जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले ये देखिए ये चीज़, अब देखिए जब हमारा कुछ उत्पादन नहीं होगा, मान लीजिए अल्पकाल में हानि भी हो सकती है, हानि से ज़्यादा भी हो सकता है और हानि से कम भी हो सकता है, मतलब हानि से बंद भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके 3 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये, ठीक है, और एक ये, और एक ये बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लेंगे टोटल प्रॉफिट कर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कर पे ये और ये ऐसे, ये हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट कर्व। अब यहाँ पे देख लो इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसे भी नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है। पर इसमें क्या है, जो हमारा इधर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जो हमारा टोटल रिवेन्यू है वो ज़्यादा है, इससे टोटल कॉस्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट देखिए ज़्यादा हो रही है और टोटल रिवेन्यू कम है, पर क्या आगे आगे जैसे जाएंगे ना तो टोटल रिवेन्यू हमारी बढ़ रही है, तो इसलिए हम और उत्पादन करते चले जाएंगे। फिर इधर पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है, ये मैक्सिमम मार्जिन है, तो यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, फिर हम उत्पादन करेंगे। पर इस पॉइंट के बाद देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऊपर रहती है, टोटल रिवेन्यू कम रहती है, ये वाली देखिए टोटल रिवेन्यू कम है ना, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। उसके बाद हम सोचेंगे पर शॉर्ट टर्म पीरियड में हम बंद भी नहीं कर सकते काम को, क्योंकि बूम आता है ये आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। आगे देखिए इस चीज़ को, आगे इसमें देखिए पॉइंट है न्यूनतम हानि का। न्यूनतम हानि कब होती है, न्यूनतम हानि वह स्थिति है, कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो यूँ नहीं बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं पूरा अपना काम धंधा ही बंद कर देंगे, उसको शुरू तो करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। तो उसी चीज़ में न्यूनतम हानि भी कई बार से उठानी पड़ सकती है। तो न्यूनतम हानि उठाने के लिए देखिए इसमें डायग्राम बताया भी गया है, ये जैसे डायग्राम है, आउटपुट है, जैसे आउटपुट, रिवेन्यू, लॉस, कॉस्ट, तीनों चीज़ें आएंगी। बुक में दिया हुआ बेटा अच्छी तरह से उसमें से देख लें। देखिए ये टोटल जो हमारा रिवेन्यू तो सेम है, ठीक है, वही कर्व है। अब टोटल कॉस्ट कर्व जो है हमारी वो ज़्यादा ही है, टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब तक प्राप्त होती रहेगी ना, उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतने ही हम करते रहेंगे। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से नीचे बने रहे तो हम भाई इतना तो लॉस बेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर लॉस आए तो फिर हम बंद करें। भाई अगर हमें फिक्स कॉस्ट नहीं मिल पा रही है, चीज़ का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे से किसी प्लांट का किराया वगैरह, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें प्रॉफिट बेचने की कोशिश ही करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। आगे देखिए सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम तथा ये तो हमारा क्या था, आय तथा व्यय विधि थी, कुल लागत विधि थी। अब सीमांत आगम तथा व्यय विधि, इसमें क्या कहते हैं बच्चों, कई बार इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लेते 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे कल करवाएंगे, ठीक है।